ये अ, अभी आवाज जा रही है ठीक? मुझे आ रही है। मेरी आवाज तुम्हें आ रही है? जी 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 बिल्कुल। ओके। ओके। हम लाइव जा चुके हैं तो ओके। प्रणाम। स्वागत प्रणाम। है आपका फ्लाइट ड्रीम्स के पेज पे। अ, स्वागत है सभी साथियों आपका, जो भी आप यहाँ पे लाइव में जुड़ चुके हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज 14 सितंबर की शाम है। हिंदी को उत्सव की तरह मनाने का, हिंदी के लिए एक अतिरिक्त प्रयास करने का दिन है। जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं न कहीं छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं दे पाते, उन पर ध्यान देने का दिन है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत-बहुत बधाई। अपने-अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए, हिंदी को संवर्धित करते रहिए, परिवर्धित करते रहिए। उसकी यात्रा में जितना हो सके योगदान देते रहिए। विनोद जी एक वरिष्ठ लेखक हैं, आपकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं और आप सिंगापुर में शिपिंग इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं। विनोद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आयुष। सबका अ, स्वागत है और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। सबसे पहले तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आप भारत की धरती से हज़ारों मील दूर हैं। कितना सहज या कितना कठिन होता है एक ऐसे देश में अपनी भाषा को लेकर चलना, उसके साहित्य को रचना, जहाँ पे आपकी भाषा को समझने वाले बहुत नाम मात्र के लोग होते हैं। अगर दो टूक कहूँ तो आसान नहीं है आयुष। आसान जी, नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। हम जिस तरह का पानी मिलता है उसी तरह से पौधा पनपता है और यहाँ पर जी, इस तरह का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। गिने चुने ही लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो परेशानी तो रहती है। वो परेशानी रहती है, बट कहते हैं कि एक तो तुम देखोगे मेरे बोलचाल में भी इंग्लिश इतनी ज़्यादा घुस चुकी है कि मैं बड़ी कोशिश जी। करके भी उसको हटा नहीं पाता हूँ। कोई पर मुझे दिक्कत नहीं है। हमेशा लगा कि जैसे हम अपने शरीर के लिए खाते-पीते हैं, पोषण देते हैं, वैसे जी, सोल के लिए, आत्मा के लिए भी कुछ देना चाहिए जो हमारा अपना हो। हिंदी जी, मेरी अपनी भाषा है, जिसमें मेरी परवरिश हुई, पढ़ाई हुई। तो इससे मतलब ना रखते हुए कि यहाँ कितने लोग पसंद करते हैं, मैंने लिखना शुरू कर जी, दिया था और मैं लिखता ही रहा था। अब सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा भी हो गया है कि इसको पहुँचाया जा सकता है सब जगह और तुम जैसे लोग जुड़ते हैं, जो जी, पहले नहीं था। बहुत बड़ा स्वागत जी। वाला चेंज हुआ है। आप सिंगापुर में रह रहे हैं, आपकी पढ़ाई भारत में हुई है। ये जो एक परिवर्तन आता है कि आप यहाँ से गए, एक अलग परिवेश मिला। वहाँ पे जब आप भारत में रह रहे होते हैं, तो आपको अपनी चारों तरफ हिंदी भाषी होते हैं। आप उनके दैनिक जीवन से, सामान्य घटनाओं से बहुत सारी चीज़ें सीख ले रहे होते हैं, बहुत सारे बिंब उठा रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसी जगह पे आप हैं, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति मुश्किल से मिलता है, जो आपकी भाषा को समझ रहा होता है, उसको प्रयोग कर रहा होता है आम जीवन में। यदि कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मिला भी या आपके गाँव क्षेत्र की भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिला भी, तो वो सिर्फ़ आपसे बोल रहा है, अपने रोज़मर्रा के जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। तो क्या प्रक्रिया होती है वहाँ से बिंब उठाने की, वहाँ से पात्र उठाने की? इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो मतलब मैं जैसा मैंने बोला कि बहुत साहित्यिक उत्तर नहीं देता हूँ, बहुत सीधा-सीधा बोलता जी, हूँ। तो बिल्कुल नहीं। जी, हाँ, तो मैं 2 2 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ कि पहला तो मैं बहुत ही टिपिकल गाँव से आता हूँ यूपी में। यूपी जी। का गाँव असली गाँव होता है, पंजाब का गाँव, गाँव नहीं है। हाँ, यूपी बिहार जिला बिहार कौन के सा है गाँव आपका? ही है। हाँ, बिहार के गाँव ही हमको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, बाकी कोई गाँव जी, देता जी, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक भदोही करके छोटा-सा जिला है। जी, 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 उस जी। जिले के गाँव से आता हूँ जहाँ ओके। मतलब मुझे जहाँ तक याद है हम शहर पहुँचने के लिए हमें कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब ओहो! कोई भी हमारा जो बचपन का जो केजी होता है उसका नाम ही था गधैया गोल, स्कूल में जो बोलते थे। हाँ, तो जी, हाँ, तो उम, आप जहाँ परवरिश होती है
उसका जी, बहुत अंदर तक आपके रिश्ता है, उसका सारा जो भी जिस जिस परवरिश में आप बड़े होते हैं, जिस माहौल में, वो बहुत अंदर तक आपके अंदर, आपके भीतर रहता है। जी, और जी, पढ़ाई करने के बाद मैंने मर्चेंट नेवी की नौकरी करी थी, आईआईटी जेईई के थ्रू मेरा टीएस चाणक्य में हुआ था, और फिर मैं तकरीबन 12 साल जहाजों पे नौकरी करता रहा। तो उस दौरान भी जी, मैं क्या कह सकते हो, प्रेम करने की जो उम्र है, एक तो पढ़ाई की जी, उम्र हुई है, प्रेम का, तो उस दौरान में जहाजों पे रहा और इंडिया आता रहा जाता रहा। तो जी, तो इंडिया से बहुत मतलब बहुत टाइम मिला और बहुत कुछ, बहुत अनुभव लिया। तो यहाँ जी, आके सिंगापुर में जो मेरी पहली किताब है इंडियापा, जिससे थोड़ी जी, चर्चा हुई, वो जी, पूरी तरह से इंडिया पर निर्भर है, उसमें सिंगापुर का कुछ असर नहीं है। जी, और उसका अंग्रेजी संस्करण अभी फ्लाई ड्रीम्स की तरफ से आया है। जी, तो जी, उस जी, उसकी लिखावट में सिंगापुर का ज्यादा असर नहीं रहा। लेकिन जी, जैसा तुमने एकदम सही सवाल किया कि जब हम यहाँ परमानेंटली रहने लगते हैं आप, और वो पुराने हमारे दिन भी पुराने हो गए, वो तो अभी की जनरेशन वैसे नहीं समझोगी। तो अभी जी, यहाँ रहते हुए मैं जो अपनी दूसरी किताब लिख रहा हूँ, वो एक प्रवासी भारतीय के जीवन पर है, जो इंडिया और सिंगापुर के दोनों की लाइफ के बारे में है। उसमें मैंने सिंगापुर को काफी डालने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का जीवन तो भारत में रहे लोग लिख रहे हैं, पर जी, एक भारतीय की नजर से सिंगापुर का जीवन वही लिख पाएगा जो सिंगापुर में रह रहा है। जी, तो मैं, मेरी कोशिश है कि मैं अब उन, तो अगर वो किताब जब आएगी आयुष और आप पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से वहां रह के आपको मैं एक हिंदी हिंदी भाषी के तरीके से आपको सिंगापुर को जी। दिखा पाऊंगा। तो मुझे भी बेसिकली उम्मीद रहेगी। मैंने बिंब नहीं चेंज किए, मैं जी, खुद ही परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहा, जहां आया वहां का कुछ ले जी, लिया, ऐसे ही किया। जी। आपने कहा कि आप परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहे। कतिपय यही स्थिति भाषाओं की होती है स्वयं को संरक्षित और संवर्धित करने की, कि जैसा देश वैसा भेष। यहाँ की आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि आपकी हिंदी में अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ चुका है। कहीं न कहीं ये आता ही है। सिंगापुर में बहुत सारे भारतीय आपके संपर्क में होंगे। कहीं न कहीं अपने देश की, अपने प्रदेश की वो आप जाके वहाँ खोजने लगते हैं। जब वहाँ पे आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो आपके क्षेत्र से रहे हैं, तो साहित्य पे कितनी चर्चा होती है? जो प्रवासी भारतीय साहित्य है, या यहाँ से जो भारत में रचा जा रहा है, वहाँ जा रहा है, उसपे कितना उसके प्रति रुचि है, कितना रुझान है लोगों का? ये भी बड़ा ही रोचक विषय है, क्योंकि सिंगापुर जी, एक ऐसा देश है जिसमें काफी मतलब भारत के नजदीक होने की वजह से, और सिंगापुर का जी, जो मूल स्वभाव रहा है कि सब लोग आ जाए, जो भी थोड़ा सा जो इनको दे सकते हैं उनको चाहिए, अगर इनको किसी से जी, फायदा लग रहा है तो इनको लग रहा है कि उनको आ जाना चाहिए यहाँ पर, जो भी। जी, तो यहाँ पे कई हिंदी भाषी लोग हैं। शुरुआत में यहाँ पे जी, तमिल बहुत ज्यादा थे और हिंदी भाषी उसकी तुलना में कम थे, पर अभी हिंदी भाषी बहुत हैं। और उस तरह से हुआ क्या है कि यहाँ का जो एनयूएस है, नेशनल जी, यूनिवर्सिटी यहाँ की है, वहाँ पे हिंदी एक सब्जेक्ट है। वहाँ की जी, विभागाध्यक्षा हैं डॉक्टर संध्या सिंह, जो बीएचयू से पढ़ी हुई हैं। ओके, और उनके अलावा एक शार्दुला नगोजा है, ममता जी हैं, ऐसे 3-4 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने कविताई सिंगापुर संगम और भाषा दृष्टि ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। तो ये जी, खुशी की बात है आयुष। कई बार हमें इंडिया में लगता है शायद यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, हैं हालांकि जी, थोड़े ही लोग, पर वो मिलके जी, कोशिश करते रहते हैं कि महीने 2 महीने में कोई कवि सम्मेलन हो जाए, कोई प्रोग्राम हो जी, जाए। लोग लिख भी रहे हैं और चर्चा भी होती है इंडिया में आने वाले किताबों। बस जी, एक ही उसका निगेटिव है कि यहाँ वही हर चीज का आप लेन देन है जिंदगी ना, तो जब हम यहाँ आके एक जी, बेहतर जिंदगी तलाश में आते हैं, तो हम रेल की पटरियों पर दौड़ना शुरू करते हैं। और जब जी, दौड़ते हैं तो जो स्टॉपेजेस है ना, जो इंडिया में ज्यादा मिलते हैं, ट्रेन रुक जाती है तो 1 घंटे रुक गई, कोई नहीं, आधे घंटे रुक गई, यहाँ पे मिनट जी, मिनट का ब्रेक होता है। तो उसी मिनट के ब्रेक में आप कितना वक्त अपने साहित्य सृजन पर दे दें या फिर पढ़ने पर दे दें, ये एक बहुत जी, बड़ा चैलेंज होता है। तो इस वजह से उतना ज्यादा नहीं डिस्कशन हो पाता, क्योंकि टाइम की कमी है। इच्छा में कोई जी, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी जी, वक्त मिलता है सैटरडे संडे कुछ ना कुछ हम करते रहे, कोशिश कोशिश करते हैं। जी। अ, बड़ा रोचक लग रहा है सुनना, और मैं ये अपने दिमाग में एक चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि वो क्या स्थिति होती होगी जब आप ऐसे लोग मिलते होंगे थोड़े समय के लिए ही सही, और वो बातें होती होंगी, आप लोगों की मनोदशा क्या होती होगी, आपके चेहरे पे क्या भाव होते होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने मानस पटल पे उसका एक ठीक-ठाक चित्र उकेर सकूँ। अब विनोद जी, हम प्रॉपर हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हिंदी सामान्य है। लेकिन आपके लिए हिंदी का प्रयोग करना बड़ा दुष्कर होता है, और किसी भी ऐसी भावना की परीक्षा तभी होती है जब उसकी प्रैक्टिस करना थोड़ा कठिन हो। कैसी मनःस्थिति होती है जब लगता है कि यार थोड़ा और कर पाते हिंदी के लिए, काश थोड़ा और हो पाता अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। क्या मनोभाव आते हैं और कैसे निपटते हैं आप? क्योंकि जब हम यहाँ बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, बनारस में बैठे हैं, या किसी और प्रदेश की राजधानी से लेके किसी सुदूर प्रांतर क्षेत्र में किसी गाँव में बैठे हैं, आप भदोही के किसी गाँव में बैठे हैं, मैं अयोध्या या बलरामपुर के किसी गाँव में बैठा हूँ, तो बड़ा सरल होता है हिंदी, अवधी, भोजपुरी या ऐसे ही किसी भी मतलब हिंदी से जुड़ी किसी भी बोली का प्रयोग करना। लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए ये सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि सिंगापुर के किसी अपार्टमेंट में रहते हुए, सिंगापुर की किसी बहुमंजिला इमारत के किसी बहुत ऊँची एक छत पे बैठकर आप 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है? मेरे लिए बहुत ये लगभग मुश्किल है कि हम इसको सोच भी सकें कैसा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें और हमारे सारे दर्शकों को चित्र दिखाएँ, जो यहाँ बैठकर सोच पाना, देख पाना बड़ा मुश्किल है। अ बहुत अच्छे सवाल पूछ रहा है आयुष। मुझे बहुत मैंने मतलब इंटरव्यूज़ या डिस्कशंस हुए हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने पूरा चीज़ एकदम सामने ला दिया। तो मैं अपने अपने स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। हमारा पहला स्टेज क्या होता है जब हम पहली बार बाहर जाते हैं। हमें हमने अंग्रेजी क्यों सीखी? हमें हिंदी क्यों आती? क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदी भाषी क्षेत्र में, और माँ-बाप ने पकड़ के हिंदी मीडियम में एडमिशन करा दिया क्योंकि वही स्कूल ही था। हमारे लिए जी, अम्ब्रेला और एलिफेंट की स्पेलिंग याद करना ही बहुत बड़ा अंग्रेजी के लिए वो हुआ करता था उस ज़माने में। तो जी, इसलिए हिंदी आ गई। अब हिंदी आई तो भाई जो भी आदमी तो आदमी है, जो सीखता है वो अच्छे से सीखता है, तो हिंदी सीख लिया, हिंदी इतना अच्छा जी, सीख लिया कि रच सके, बच सके। तो मैं मेरे ख्याल से 8th 9th में ही कुछ ना कुछ स्कूलों में लिखने लगा हूँगा, वही जो भाषा प्रतियोगिता और वो होने लगता है। फिर उसके बाद तब तो हमारा क्या निर्बोध मन को पता नहीं होता कि जो बाहर की दुनिया है वो कितनी कठिन है, और जी, अंग्रेजी के बिना गुजारा नहीं है, पैसा तो कमाना है। वो भी डेवलपिंग नेशन में पैदा हुए हैं जहाँ पे सब कुछ पैसा ही है, बचपन से सिखाया जाता है कि जी, पैसा ही जीवन बदल बिल्कुल। देगा। जी, तो फिर अंग्रेजी की और वहां पे गए तो वहां लगा कि यार अंग्रेजी जिसको आता है कूलत्व की प्राप्ति उसी को है, अमृत वही जी, पाया है, बाकी तो नहीं। जी, तो जो पहला स्टेज है जीवन का वो है खीज और गुस्सा, कि मैं यार किस चीज में लगा रहा, कौन सी लैंग्वेज में लगा रहा। अगर मैं इंग्लिश सीखता तो आज, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग चीज होती है ना, जब आप अपनी भाषा में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए तो जी, बहुत बहुत आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो आप हर जी, जगह पीछे रहते हैं अपनी भाषा को लेकर। ये एक पहला स्टेज है जो मेरे ख्याल से 20 की उम्र में, 20-25 की उम्र में बहुत लोग गुजरते हैं जी, उससे, वो बाहर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर अब कोई जाए तो कम से कम मेरे इस इंटरव्यू से या डिस्कशन से इस चीज को समझे तो बेहतर होगा। तो 25-30 तक आते आते आप ये बात समझ जाते हैं कि यार भाषा से नहीं होता है, होता है काम से, जो आपको आता है। और अगर आपको काम अच्छे से आता है, कोई भी चीज लगन से आप करना आता है, तो आप उसको कम्युनिकेट कर देंगे कि ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि लैंग्वेज से ही आप जिंदगी गुजार लेंगे। तो वही हुआ। फिर धीरे धीरे जब मैं मर्चेंट नेवी में कैडेट से कैप्टन बना, मैंने वो सारे मुकाम हासिल किए जो पेशेवर जिंदगी में चाहिए थी। तब जी, मैंने मुड़ के इंट्रोस्पेक्ट किया और लगा यार कितनी कुछ कुछ चीजों को तो मैंने बहुत पीछे इस जद्दोजहद में, रेस में पीछे छोड़ दिया। उसमें एक जी, बहुत स्ट्रांगली हिंदी आई मेरे दिमाग में यार, कि हिंदी से मुझे इतनी चिढ़ क्यों थी। मतलब मैं सोचता रहा अंग्रेजी सब कुछ दिलाएगी, लेकिन पता चला नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो जैसे मैं सिंगापुर आया जहाज की नौकरी के बाद, शोर जॉब में, सबसे पहले मेरा जिम्मेदारी थी उस हिंदी को जिसको मैंने शर्मा के रखा था अपनी गुदड़ी में, उसको निकाला जाए और जी, कुछ किया जाए, और उसके गुस्से का इलाज है इंडिया पर। पहली एक नॉवेल लिखी। तो दूसरा होता है तो खींच, पहला तो है शर्म खींच, उसके बाद आता है रिवेल कि नहीं मेरी हिंदी अच्छी है। तुम लोग भले ही जी, कहते हो कि भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, लगता है कि मैं किसी कुएं में सर्कस चला वो कर रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, और तुम्हारे लिए ऐसा जी, बड़ा अजूबा हो जाता है, लेकिन मैं बोल के रहूंगा। तो दूसरा स्टेज होता है ये गुस्सा, कि नहीं ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी माँ है, बूढ़ी है तो क्या, वो पर मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे सुंदर यही। तो वो जी, वो दूसरा स्टेज था।
फिर उसके बाद जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो लगता है किसी को दिखाना क्यों है यार, सबकी मर्जी, जो जो सोचे, जो आपको अच्छा लग रहा जी, है, जिससे आपके सोच को, आत्मा को आराम मिल रहा है, वो करिए। तो अभी मैं उसी थर्ड स्टेज पे हूँ, मुझे हर हफ्ते कविता लिखता हूँ, उपन्यास लिखा है, कविता की किताब और रेडी है, जैन जी पीछे पड़े कि उसको भी छपवा दिया जाए। बट जी, अब लेखक करने का मन करता है, लेखक बनने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। यहाँ जो हम जी, मिलते हैं जब हिंदी भाषी में, अमेठी से, सुल्तानपुर से, ऐसे लोग हैं जो मेरे कानपुर से अगल बगल मिलते हैं, तो हम जी, सबको, वैसे जो क्रांतिकारी लोग थे ना, जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सब मिलते थे, बोलता था कैसे बम बनाया जाए, तो वैसे ही जी, जी, डिस्कशन होता है कि कैसे हिंदी को ऊपर लिया जाए, और मजाक जी, उड़ाते हैं लोग, लेकिन हम बदला लेके रहेंगे और ये करके रहेंगे, चलिए हम ये करते हैं, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ये तो सारे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, इनको दाल दाल चावल कैसे खिलाया जाए, उस तरह का एक माहौल जरूर बना रहता है, क्रांतिकारी वाला माहौल है। मैं जी, मानसिक रूप से थोड़ा उठा हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि मेरा मानना है कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम अपने बच्चे को जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, मेरा मानना है। जी, तो बस जी, जितना होता है मैं करता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ उससे, वो हिंदी बोल लेता है, पर वो हिंदी का लेखक बन जाए मैं उम्मीद नहीं करता, मैंने उसको यहाँ पलाया बढ़ा है ना, वो थोड़े मेरी तरह गधैया गोल में पढ़ रहा है, वो तो किसी इंटरनेशनल जी, स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी क्या गलती। जी। तो तीसरा अ, वही है कि मिलते हैं तो यही सोचते हैं हम लोग कि यार क्या किया जाए, तो कम से कम एकजुट होकर प्रोग्राम्स करते हैं, ये जी। काम करते हैं। मेरा अगला प्रश्न यहीं से आने वाला था कि आप बनारस के पास भदोही के एक गाँव में पले-बढ़े। आपके लिए हिंदी सीखना एक सहज प्रक्रिया थी, जैसे बड़े होना। जैसे आप धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे, आप सहज भाव से हिंदी सीख रहे थे, इसमें कोई अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं लगी। ये आपका सहज विकास था, एक मनुष्य के तौर पे, एक बच्चे के तौर पे। लेकिन जब आप बाहर रह रहे हैं, आपका बच्चा सिंगापुर के किसी साइड डे बोर्डिंग या किसी टॉप के स्कूल में पढ़ रहा होगा और वहाँ पे अपने बच्चे की जड़ों में हिंदी रोपना, एक पिता के तौर पे, अभिभावक के तौर पे और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो हिंदी के प्रति एक जुनून लेके चल रहा है, एक ऐसी धरती पे जहाँ पे हिंदी के लिए खाद-पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। इंस्टीट्यूशनली आपको कुछ नहीं मिल रहा है हिंदी के लिए, आप निजी तौर पे जो करना चाहें वही कर सकते हैं, वही अ, है आपके हाथ में। कितना मतलब कैसी प्रक्रिया होती है? क्या कभी खीज मचती है? क्या क्या मनोभाव होते हैं जब आप वो करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को मैं आ से ज्ञान तक की भी यात्रा कराऊँ ए से ज़ेड के बीच में कहीं समय निकाल के? क्या मनोदशा होती तो इसमें दो चीजें हैं आयुष, पहला कि हिंदी एक तो हुआ बोलना, जो कि हम बोलते हैं है? चलते फिरते ना, अरे कहाँ जी, जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नाम है। दूसरा है किताब लिखना। तो तुमने बोला जी, कि सहज प्रक्रिया, सहज तो नहीं है किताब लिख देना, तुमने खुद ही लिखा, तुम जानते हो हिंदी नहीं जाने जी। कितने लोग बोल रहे हैं, किताब तो कोई नहीं लिख रहा है, और देखा नहीं, जाए तो मैंने अभी लिखी नहीं है। मैंने खुद लिखेंगे, अभी लिखी नहीं। अच्छा, लिख दोगे, जिस जिस तरह से तुम बोल जी। रहे हो आज नहीं कल लिख ही दोगे, लिख दोगे तो फिर बताना मुझे, किताब लिखना और क्रॉस हिंदी फिंगर। बोलना, अब जी, दोनों दोनों में बहुत अंतर है। किताब लिखना एक बड़े अनुशासन का काम है, आपके अंदर जी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ओके, तो देखो, लेकिन जो पहला बात है कि हिंदी बोलना, हाँ वो तो बाय बाय डिफॉल्ट था, वो तो हिंदी आया, और क्या बोलते हैं, अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, हिंदी की जरूरत तो थी नहीं। तो जब मैं बच्चे पर आता हूँ, तो पहला चीज तो एकदम क्लियर हूँ कि हिंदी में किताब नहीं लिखने वाला, उसमें कोई कोई जी, डाउट ही नहीं है। जी, क्रिएटिव बने वो मैं जरूर चाहता हूँ, क्योंकि चाहे आप पाब्लो नेरुदा को पढ़ लें, इतने बड़े कवि हैं, चाहे आप प्रेमचंद को पढ़ लें, आप जी, एंड ऑफ द डे आप उनके क्रिएटिव जूस का ही तो आपको आनंद मिलता है। किस कोई जी, जिद तो है नहीं, प्रेमचंद हमारे गांव में खेत में बैठे, तब पाब्लो नेरुदा ब्राजील में था, नहीं गांव में खेत में बैठा था बेचारे, तो क्या करे, जिस खेत में बैठा था वहां लिख दिया उसने। तो जी, वो जिद तो नहीं है, वो जिद तो नहीं है, लेकिन ये पिता के रूप में आपकी आपकी जिम्मेदारी होती है, और एक तरह से आपका स्वार्थ भी, मैं कहूंगा, सच कहूं तो, कि भाई मोह, जी, अब बदल तो हम सकते नहीं, पर रहता है कि यार कुछ चीजें तो हम देखे जाए, नहीं तो हमारे बात खत्म हो जाएंगी। पहले लोग जी, बोलते थे ना कि दादा लोग अपने पोतों को खैनी वैनी खिलाते हैं कि हम बूढ़े हो जाएं तो कम से कम ये पोता खाता रहेगा, मुझे भी खिला देगा। तो जी, उसी तरह का एक रहता है कि यार कुछ तो हिंदी इसको आ जाए। तो मेरी पत्नी खुद ही हिंदी से एमए कर रही हैं, हिंदी जी, पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी हिंदी है। जी, तो वो मेरी किस्मत अच्छी है, वो खुद ही उनको अभी आज ही गिन दिन रेन सब पढ़ा रही थी, शाम को मैंने देखा, ओके, तो वो पढ़ाती रहती है। पर एक सटल मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्रिएटिव बने, और हिंदी कम से कम जी, इतनी बोलने कि जब भी देश में जाए तो ये ना लगे कि यार ये विदेशी आदमी है, ये लगे जी, कि विदेश में रहता है पर विदेशी है, ये ना लगे। तो इतनी कोशिश मैं करता हूँ बात करने से, बात करके,
बोलता हूँ कि चलो कुछ बोल के दिखाओ, कुछ लिख के दिखाओ, कुछ कोशिश करो 2 लाइन, तो एक सटल वे में जी, ट्राई कर कोशिश करो। जी। अभी आपने बहुत अच्छा नाम कोट किया पाब्लो नेरुदा का। पश्चिम के एक महाद्वीप में बैठे पाब्लो नेरुदा से लेकर और ईस्टर्न रशिया में कहीं पे बसे मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय तक, या जितने भी विश्व साहित्य के प्रतिमान रहे हैं, उनको जब हम कभी पढ़ते हैं भारतीय भाषाओं में अनुदित रूप से, तो एक अलग रोमांच होता है। आपकी पहली पुस्तक इंडियापा हिंदी में आई और उसके बाद फ्लाई ड्रीम से आपका उसका अंग्रेजी अनुवाद छप कर आया। इंडियापा की हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच आपके मनोभाव कैसे थे? और जब आपकी एक हिंदी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण है जिसका बिकना, जिसका छपना कहीं बहुत सरल है, ये एक स्थापित सत्य है, इसमें किसी को कोई इसमें किसी लाग लपेट की आवश्यकता नहीं कि अंग्रेजी का बाजार बड़ा है, उसका वितान कहीं बड़ा है, क्योंकि उसकी आर्थिक क्षमता बड़ी है। तो क्या मनोभाव होते हैं एक लेखक के तौर पे अपनी भाषा में पुस्तक का आना और उसके बाद उसका एक अनुदित वैश्विक भाषा में आना? क्या मनःस्थिति थी आपकी? देखिए, हिंदी में किताब आई, वो मेरी दिली इच्छा थी। वो मैं जी, चाहता था, और वो आपके पहले बच्चे की तरह है। तुम्हारे बच्चे भी नहीं जी, होंगे तो वो एग्ज़ाम्पल भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। जी। पहला बच्चा बहुत प्रिय मैं होता है इसके माँ-बाप। मैं आपके इस वाक्य के बाद मैं फिर इस पे आऊँगा। जी, तो पहला बच्चा माँ-बाप के लिए बड़ा कीमती होता है, तो वैसे ही है, जो जी, पहली भाषा अपनी भाषा में आप किताब लिखते हैं, वो बहुत ही प्रिय होता है। पर जी, मैंने जो पहली किताब यहाँ लिखी सिंगापुर में, जैसा तुमने बोला, बहुमंजिला इमारत के किसी छत पर बैठे लिखते हुए, मुझे इस बात का अंदाज़ा कतई नहीं था कि किताब चल जाएगी, लोग पसंद करेंगे। और हिंदी जी, उनके मैं पीछे पड़ के, भाई छाप दीजिए, तो उन्होंने छाप दी किताब। किताब चल गई, ये मुझे पता चला जब उन्होंने हिंदी पहले ब्लू में छापते थे जो हमारे पैसे से, फिर उसको उन्होंने रेड कर दिया अपने पैसे से, उन्होंने बोला कि किताब ओके, चल रही है अब। तो तो उसमें पहली बार मुझे लगा कि यार, अपनी चीज़ों को, अपनी स्टोरी को कम्युनिकेट किया जा सकता है। वो क्षमता है मेरे अंदर कि काम भर के लोग पसंद कर लेंगे। इंग्लिश में आना इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा लिखा हुआ पहुँचे। जी, तो ये बड़ा ही प्रैक्टिकल डिसीज़न है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और मैं इसके लिए बहुत स्पेशली फ्लाई ड्रीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे बहुत से टच में नहीं है लोग, बट अभी जब से इंडियापा चली है तो बहुत से प्रकाशक रहते हैं, पूछते रहते हैं कि अब क्या लिख रहे हैं, जी, कैसे। बट फ्लाई ड्रीम ने बहुत ऑनेस्टली इस किताब, पहले मेरी वीकेंड वाली कविता, जो पुस्तक वो थी कल्चर पोइट्री, संग्रह, जी, उसको जी, छापा। उसके बाद इंग्लिश में इसकी बात की और इसको छापा। थोड़ा बहुत देर सवेर जी, होता है, बेचारे वैसे ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा जी, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ऑनेस्टली इसको छापा और इसके प्रचार में लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये किताब इतनी तो बिक जाए कि उनकी लागत निकले और मेरी लिखी लोगों तक पहुंचे। अगर ये जी, पहुंचे लोगों तक, तो मैं मुझे कोई एतराज नहीं है कि मैं हिंदी में लिखता रहूं और अंग्रेजी अनुवाद चलता रहे मेरी लाइफ भर, क्योंकि जी, एंड ऑफ द डे आप चाहते यही है कि जो क्रिएटिविटी है उस पे जोर हो। भाषा तो जी, आपकी अपनी, पर उसका मूल तो क्रिएटिविटी है ना, कि आप जी, इंडियापा पढ़ बिल्कुल। के बनारस में किसी मर्चेंट नेवी ऑफिसर की लव स्टोरी को अच्छे से महसूस कर पाना, गंगा घाट पे जाते हुए, बोटिंग करते हुए बीएचयू में, वो इम्पोर्टेंट है ना। उसमें आपने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में, वो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट जी। आपने कहा कि मतलब मैं जब भी मैंने लेखकों से बात की, उन्हें सुना, तो उनका ये कहना होता है कि पहली पुस्तक पहले बच्चे के समान होती है। मैंने कुछ महिला लेखिकाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है कि शारीरिक रूप से वो प्रसव पीड़ा नहीं महसूस होती है, लेकिन मनोस्थिति लगभग वैसी होती है। जब उसका है। आयुष, आपकी जी, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, फिर से रिपीट करेंगे अपना सवाल। मैंने जब भी कई लेखकों से बात की, तो उनका ये कहना होता है, लगभग सभी का ये कहना होता है कि हाँ, पहली पुस्तक जो होती है पहले बच्चे के समान होती है। जब पहली पांडुलिपि हाथ में प्रकाशित होकर आती है, तो ऐसा लगता है कि नवजात शिशु को हाथ में लिया है। कई महिला लेखिकाओं ने मुझे बताया अलग अलग शब्दों में अपने, कि शारीरिक रूप से भले ही वो प्रसव पीड़ा महसूस नहीं होती हो, लेकिन मन स्थिति वैसी होती है जब आपकी पहली पुस्तक प्रकाशाधीन होती है, उसके आपको सैंपल्स भेजे जाते हैं, उसकी प्रूफ पे काम होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, हम बच्चे को जन्म से पहले टीका लगवाने आए। वो पूरी प्रक्रिया ऐसे महसूस होती है।
मैं पिता नहीं बना, मैं लेखक नहीं बना, मैं प्रकाशित लेखक नहीं हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल है समझ पाना, मैं कोई लाग लपेट नहीं रखना चाहता, पर मुझे वास्तव में इस बात में बड़ी रुचि है कि मैं जान सकूं कि आखिर वो क्या मनस्थिति होती है जब आपकी पुस्तक आ गई, ठीक है, उसका जब अनुदित संस्करण आता है तो उस समय आपकी क्या मनस्थिति होती पुस्तक जब पहली पुस्तक आती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बड़ी है? जी, रोज कितने लोगों ने देखा, किसने क्या कहा, लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं, आप हर चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी, तो तब तक आपको पुस्तक का आइडिया मिल जाता है कि किस तरह की है, किस कहाँ पे कमियां हो गई, कहाँ पे बहुत अच्छा लिख दिया, क्या चल रहा है। जी, अमूमन उसका अनुवाद तभी किया जाता है जब पहली पुस्तक इतनी सफल हो जाए कि अनुवाद के लायक समझी जाए। जी। तो उसमें आपको डर पहला बहुत वेक्टर ज्यादा वही नहीं। डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें डर बहुत ज्यादा नहीं होता है जब अनुवाद आता है। लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो मैं बहुत प्रैक्टिकली तुम्हें बताता हूँ कि जी, दूसरी किताब आते आते आप ज्यादातर मार्केट पे जोर देते हो। ऐसा नहीं कि आपको पैसा कमाना जी, होता है, वैसे ही बहुत हिंदी की किताब में कमाई नहीं है, बट मेरा जैसे उद्देश्य है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो फिर आप ज्यादा मार्केट गिमिक को जानना चाहते हो कि भाई किस तरह अंग्रेजी के लोग कहाँ जाते हैं, कैसा पढ़ते हैं, कैसे उन तक पहुंचाई जाए। तब तक आपका जो प्रेम है वो बड़ा कैलकुलेटेड हो जाता है। जैसे पहला इश्क है, उसका मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन अब है वो तो एक ही बार होता है, आदमी को प्रेम होता है और पूरी जिंदगी भर कई कहानियां लिख देता है। जबकि है वो फुग्गा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो खत्म हो जाता है। और शादी के 10 साल बाद लोग उसको सोच के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही पहले किताब का वो जो इमोशन है, हाइप है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है। जी, दूसरी किताब आते आते आप कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि भाई मार्केट में कितनी बिक रही है, कितने लोगों तक पहुंची, क्या हो रहा है उसका। तभी तुम जी, अक्सर सुनते होगे कि पहली किताब लोग सबको दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, किताब फ्री में नहीं देनी चाहिए। तो दूसरी किताब आते आते दे बिकम मोर प्रैक्टिकल कि कैसे इसको जी, बेचना है, इसको पहुंचानी है, कैसे करना है। तो दूसरे तक आप दिमाग से सोचते हैं, पहले में दिल से। जी। अ, आप शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, तो मेरा आखिरी प्रश्न यही होगा कि गिरमिटिया प्रवास जो है भारत से और छापे खाने का आविष्कार, मतलब प्रिंटिंग में क्रांति, ये लगभग एक समय, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये एक साथ आए। तो उसी समय हिंदी का साहित्य विदेशों में भी रचा जाने लगा। यहाँ से गांव सुदूर आपके मिर्जापुर में वो एक सेंटर बना जहाँ पे उस क्षेत्र के सारे लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में जाने से पहले हमारे यहाँ अयोध्या के बगल फैजाबाद में था, ठीक है। फैजाबाद। जी, मिर्जापुर के उसे गिरमिट, जो उसको मैं ठीक शब्द नहीं याद कर पा रहा हूँ, उसे क्या बोलते थे, डिपो, डिपो बोलते थे उसे। तो वहीं पे से एक गीत निकल कर आया उसी जगह से कि मिर्जापुर कैला सुनसान, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, या हाँ इसी से वो लोकगीत आना कि कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। तो वास्तव में ये जहाँ पे इसने इंडियन डायस्पोरा को बढ़ाया और भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं को, खासकर दक्षिण में तमिल को और यहाँ पे अवधी और भोजपुरी को बहुत एक नया वितान दिया। हम फिजी से लेके मॉरिशस तक फैल गए। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया बहुत कष्टकारी थी। मैंने गिरमिटिया इतिहास पे कुछ पुस्तकें पढ़ी, कुछ लेख पढ़े हैं, और 150 साल बाद, 200 साल बाद उस चीज को पढ़ के, उन घटनाओं का वृत्तांत पढ़ के, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे हर अगले पृष्ठ पर। और वहां से आप एक एनआरआई बन के जाना, उस ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर तक के बीच की यात्रा, तो कितना, मतलब कैसा भाव होता है कि आपकी भाषा के लिए वहां स्थान नहीं है। तब तो बिल्कुल नहीं था, अब तो ठीक ठाक स्पेस है, आपका पर्सनल स्पेस है, वहां पर्सनल स्पेस जैसा कुछ नहीं था। एक क्लोजिंग कमेंट इस बात पर कि वो पूरे मनोभाव का सिनॉप्सिस कि आप वहां बैठकर लिख रहे हैं, और जैसे पहले लोग चिट्ठियों में अपनी बातें पहुंचाते थे, अब आप मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। वो पुस्तक छपने की प्रक्रिया कैसी होती है भारत में, तो चलिए ठीक है, हम फिजिकली जाके मिल लेते हैं, मुझे फ्लाई ड्रीम से पब्लिश कराना है, मैं चला गया फ्लाई ड्रीम्स के ऑफिस की, चलिए भाई मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये मुझे अगर फिजिकल सैंपल देना है तो वो भी मैं पकड़ा के चला है। आपको सब कुछ वहां पे बात करनी, सभी मनोभावों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान कितना सालता है। एक
उस गाँव में पले-बढ़े लड़के को, जिसके मन में वो कचोटता है। सालता तो है, सालता जी। तो है, सालता है। अ, इसको भी मैं करेक्ट कर दूँ कि कई बार मतलब हम लोग मैं बड़ा किस्मत वाला रहा कि जी, मैं बिकॉज़ मैं आईआईटी जेईई के थ्रू गया तो मैंने वो हार्डशिप नहीं देखी। मैं एज़ अ कैडेट गया, कैप्टन बना और यहाँ भी श्योर जॉब में अच्छी खासी पोज़ीशन में हूँ और ईश्वर का दिया। इतना कुछ है कि मतलब उस दर्द पर यहाँ भी मज़दूर हैं, भारतीय मज़दूर जो काम करते हैं, जो रोज़ मुझे दिखते हैं, मेरे बगल गाड़ी के बगल से ही गुज़रते हुए दिखते हैं, उसी भीड़ में भेड़-बकरे की तरह काम करते हुए और देख के दुःख भी होता है। अ, एनीवे उसको तो छोड़ ही दिया जाए, मतलब वो तो हम अपना नसीब है, अपनी परवरिश है, अपनी सिचुएशन परिस्थितियाँ हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक तुमने बोला वो बहुत दुःख होता है। उसमें क्या है कि जैसे मान लो मुझे किताब छपनी, जैसे तुमने बोला कि हम चले गए फ्लाइट में फर्स्ट। जी, मैंने पहली बार यूट्यूब में देखा और सोचा कि मेरी उम्र के लोग भी किताब लिखते हैं, नहीं तो मुझे लगा कि नहीं किताब तो सिर्फ महर्षि गुप्त और प्रेमचंद जी, लिख के गए हैं। जी, 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 तो वहां अगर मैं रहता दिल्ली में तो देखता नहीं, तो वो लड़का बगल एक, यहाँ तो कोई नहीं लिखता, यहाँ तो चाइनीज जी, बोलते हैं, यहाँ तो जी, शौशंग हाओ गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ जी, आइडिया नहीं है। तो फिर आप जाते हो गूगल पे सर्च करते हो, आपको पता नहीं ये लोग हैं भी कि नहीं है, फ्लाई ड्रीम है कौन है ये लोग यार, कौन फ्लाई ड्रीम है जी, मुझे नहीं पता, ये कौन सा नाम है, जी, कहीं हमारे ड्रीम को फ्लाई करके न ले चले जाए, जी, या हिंदी जी, में कौन सा नाम। तो जी, जो देखते हो वाणी ये वो सबकी ईमेल आईडी भेजते हो, फिर इंतजार करते हो कोई बोलेगा, तो ये बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन तो रहता ही है, जैसे आप मतलब आउटस्कर्ट फील करते हो यार कि अगर मतलब मैं और आप अगर ये मीडियम नहीं होता तो शायद हम बात नहीं कर रहे होते, मिल नहीं रहे जी, होते। बिल्कुल, बिल्कुल, वहां रहता तो मुझे नहीं सोचना पड़ता, वहां रहता तो ओटीटी में लिखने के लिए मुझे नहीं सोचना पड़ता, यहाँ से मैं शिल्पा जी, शेट्टी को नहीं अपने प्रोजेक्ट भेज सकता हूँ कि भाई देखिए और पसंद करिए ना, वहां पे तो हजार लोग जो जी, रोज मिलने जा रहे हैं। तो एक ये जी, चैलेंज है आयुष, बहुत बड़ा चैलेंज है प्रवासी भारतीय के लिए कि आप अच्छा लिखते हैं फिर भी आप लोगों तक पहुंचने के लिए यही साधन है। और आज भी आप जी, फिजिकल या फेस टू फेस मीटिंग को कभी टाल नहीं सकते। अगर मेरे जी, पास 10 कंटेंट राइटर रहेंगे तो जो मेरे पास रहेगा ही बी डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन कोई वो जो कि बाहर से कहीं से मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहा है, क्योंकि बिल्कुल, हम बिल्कुल, दिख तो सब वही रहते हैं। वो दुख बहुत होता है, लेकिन आयुष जैसा मैंने बोला कि हर चीज का अब सिचुएशन संतृप्ति आ गई है कि भाई उसका उलट ये है कि वहां पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग पैसे के लिए कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, जी, कम से कम मुझे वहां ये नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर कुछ मिला है तो कुछ उसका देना पड़ेगा। और एक बात का शुक्रगुजार भी हूं कि ये कोविड आने की वजह से अचानक अशोक चक्रधर जैसे लोगों के सामने कविता सुनाने को मिली, लोगों ने मेरी कविताएं सुनी, मेरे उपन्यास के बारे में यहाँ से प्रचार कर पाया, सिंगापुर में 100-150 लोगों ने किताबें खरीदी। तो कोविड की वजह से ये जो इंटरनेट का माध्यम है, इंटरनेट पे हिंदी का प्रचार आया, वहां पे जी, हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को प्रस्तुत करने का। तो एक बैलेंस आई अप्रोच है कि भाई यही हालत है मेरी, मैं इसको छोड़ के लिखने के लिए इंडिया तो नहीं जा सकता, यहाँ मैं लिखता जी, रहूंगा, अगर उसको उतना नसीब पाना होगा जितना उस हद तक तो पा जी। तो बहुत ही सारगर्भित सत्र रहा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मित्रों, जो भी लोग आप लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं फिर बता दूँ कि विनोद जी उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर यानी भदोही जिले के रहने वाले हैं। आप शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और अभी सिंगापुर में अपनी नौकरी कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, हिंदी के लिए काम करना था, वो इंडियापा छाप के हिंदी में पूरा कर दिया। इंडियापा इनका उपन्यास है, जो मूलतः प्रेम कहानी है। इसके अलावा कविता संग्रह आया है फ्लाई ड्रीम्स से। वीकेंड वाली कविता। स जी। तो ये देखिए, आप देख भी सकते हैं वीकेंड वाली कविता, जिसका कवर आप थोड़ा-सा पीछे कर लीजिए क्योंकि वो लाइट से चमक रहा था। हाँ, थोड़ा पीछे करके दिखाएँगे। हाँ, तो ये आप देख दिख रहे हैं? पा रहे होंगे कि वीकेंड वाली कविता, बाकी फ्लाई ड्रीम्स के पेज पे आपको इसके फ्लैप्स भी मिल जाएँगे। एक कुछ इंग्लिश सैंपल कविताएँ भी मिल जाएँगी। जी, व्यापक। और ये रहा इंडियापा का कवर। इंडियापा का अंग्रेजी संस्करण भी आ चुका है, जो कि विनोद जी के हाथ में है। ये भी फ्लाई ड्रीम्स से है। और इसके अलावा विनोद जी का अपना यूट्यूब चैनल है, जिसपे वो अपनी कविताएँ डालते रहते हैं। आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। आप उनकी भाषा में उस संप्रेषणीयता को महसूस कर सकते हैं। उनके उन शब्दों की खनक को सबसे बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ भी हैं आप लोग, हिंदी के लिए काम करते रहिए।
हिंदी को अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि जब तक हमारी भाषा ज़िंदा है, तब तक हमारी संस्कृति ज़िंदा है, हम ज़िंदा हैं। जिसकी भाषा नहीं रही, वो देश नहीं रहा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका जुड़ने के लिए, और सभी मित्र जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे उनका भी धन्यवाद कि आप आए और आपने अपने जीवन का आधा पौना घंटा निकाला और इस सत्र को सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आयुष, और बाकी जो भी सुन रहे हैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और सभी दर्शकों को, सभी पाठकों को फ्लाई ड्रीम्स प्रकाशन का एक बार फिर से धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए हमें योग्य समझा और अवसर दिया। धन्यवाद।